चलिए, तो स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी पीके में। तो इतिहास का पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बिहार बोर्ड में जो सोशल साइंस होता है, सोशल साइंस क्या बुक पढ़ना है जी? ऐसे पढ़ना आपको चारे बुक, ठीक है। लेकिन उसमें सब्जेक्ट मतलब बुक के हिसाब से पढ़े तो 5 हो जाता है। कौन कौन? इतिहास, आधा हिंदी आधा इंग्लिश, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सिविक्स, एगो डिजास्टर मैनेजमेंट। ऐसा आप बुक खरीदिएगा तो चारे को बुक में हो जाता है। ज्योग्राफी में ही डिजास्टर मैनेजमेंट आपको दे रहता है, ठीक है। ज्योग्राफी में क्या दे रहता है? डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इतिहास में कुछ पढ़ाए थे ना। पहला चैप्टर का नाम है यूरोपीय इतिहास, यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या नाम है? यूरोप में राष्ट्रवाद। उसी को आगे पढ़ाएं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन, यूरोपीय इतिहास में घेटो का क्या अर्थ है? बोला कि यूरोपीय इतिहास में पता किया जाए तो घेटो का मतलब क्या होता है? किसका मतलब? यानी एक शब्द है जिसका नाम है घेटो। तो इसका मतलब क्या होता है? यूरोपीय इतिहास में जो घेटो शब्द यूज किया जाता था, यूरोपीय इतिहास में क्या यूज किया जाता था? घेटो। तो घेटो का मतलब क्या होता है? ठीक है, इस घेटो का मतलब क्या होता है? तो वही क्वेश्चन है कि यूरोपीय इतिहास में घेटो का क्या अर्थ है, यानी इसका मतलब आप क्या जानते हैं? चलिए जानते हैं। उत्तर, घेटो शब्द का व्यवहार मूलतः मध्यकालीन यूरोपीय शहर में यहूदियों बस्ती के लिए किया जाता था। किसके लिए किया जाता था? बोल रहा है कि घेटो शब्द का मूलतः जो उपयोग है मध्यकालीन में यूरोपीय में जो बस्ती रहता था, यूरोप के लोगों का जो बस्ती रहता था उसके लिए किया जाता था। देखिए, वही बोला है, घेटो शब्द का व्यवहार मूलतः मध्यकालीन यूरोपीय शहर में यहूदियों के बस्ती के लिए। मध्यकाल में जो यूरोप के लोग जो शहर बना के रहते थे ना, यहूदी लोग, उसी के बस्ती को हम लोग क्या कहते थे? घेटो। मध्य, सुनिए, मध्यकाल में यूरोप के में जो शहरी था, यूरोप के शहर में यहूदी लोग, जैसे एक जाति के लोग हैं, ठीक है, जिसका नाम क्या है? यहूद। तो वो लोग जहां जहां बस्ती बना के रहता था ना, वही बस्ती को हम क्या कहते थे? घेटो। वही बोला। देखिए, मध्यकालीन यूरोपीय शहर में, मध्यकालीन का यूरोप के शहर में यहूदियों की बस्ती के लिए किया जाता था सब। यानी कि यूरोपीय बस्ती में जहां जहां यहूदी लोग है, घर बसा बसा के रखा है, वही घर को हम क्या कहते थे? घेटो। घेटो एक जाति के लोग, ठीक है, एक जाति के लोग है। तब मध्यकालीन यूरोप में जहां जहां यहूदी लोग अपना बस्ती बना के रह रहा था ना, वही जगह को हम क्या कह रहे थे? घेटो कहते थे। आगे देखिए, परंतु वर्तमान संदर्भ में ये विशेष धर्म, देखिए पहले तो बोला कि मध्यकाल में क्या है, यूरोप में जहां जहां यहूदी लोग रहता था बस्ती बना के, उस जगह को घेटो कहते थे। या अब देखिए, अब क्या कहेंगे? परंतु वर्तमान संदर्भ में, वर्तमान मतलब अभी, यह विशेष धर्म, प्रजाति, जाति या सामान्य पहचान वाले लोगों के एक साथ रहने वाले स्थान को ही इंगित करता है। यानी मध्यकाल में जहां जहां, मध्यकाल के यूरोप के शहर में जहां जहां यहूदी लोग रहता था, समय है, मध्यकाल एक समय है। तो मध्यकाल के समय में यूरोप में जहां जहां यहूदी लोग रह रहा था बस्ती बना बना, बस्ती मतलब घर बना बना, 4 5 घर हो गया तो वहां एक बस्ती हो गया, समझे कि नहीं? तो जहां जहां लोग बस्ती बना के रह रहा था, वही बस्ती को घेटो कहते थे मध्यकाल के समय में, ठीक है। मध्यकाल के समय में यूरोप में जहां जहां यहूदी लोग बस्ती बना बना के रह रहा था, उस जगह को क्या कहते थे? घेटो कहते थे। अब क्या कहेंगे? परंतु वर्तमान में यह विशेष धर्म, यानी अलग एक धर्म, प्रजाति, जाति या समान पहचान वाले लोगों के साथ रहने वाला स्थान को इंगित करता है। यानी एक अलग जाति के लोग एक जगह, अलग प्रजाति के लोग एक जगह, या जाति के लोग एक जगह रह रहा है ना, उस जगह को अभी हम क्या कहते हैं? घेटो कहते हैं। समझे कि नहीं? 2 तरह से आपको बताया। आपको पूछा है कि यूरोपीय इतिहास में घेटो का क्या अर्थ, यानी इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो बोले कि भैया मध्यकालीन में जहां यूरोपीय लोग के, यूरोप में क्या बोले? मध्यकाल में यूरोप में जहां जहां यहूदी लोग घर बना के रह रहे थे, यानी बस्ती बना के रह रहे थे, वही जगह को हम क्या कहते थे? घेटो कहते थे। वर्तमान समय की बात की जाए तो जहां विशेष धर्म के लोग रहे हैं, अलग जाति के लोग रह रहे हैं,
अलग प्रजाति के लोग एक जगह बन के रह रहे हैं, उसी जगह के बारे में बता रहा है, तो उसी को क्या कहते हैं? घेटो। समझे कि नहीं? अरे समझे, दो तरह से आपको समझाएं कि मध्यकाल में यूरोप में जहां जहां यहूदी लोग बस्ती बना के रह रहा था, उस जगह को भी घेटो कहते हैं। वर्तमान में अभी की बात की जाए तो जहां विशेष धर्म के लोग एक जगह रह रहा है, विशेष उपजाति के लोग एक जगह रह रहा है, या कोई एक जाति के लोग एक जगह रह रहा है, वही जगह को हम क्या कहेंगे? घेटो कहेंगे। उसी जगह को हम क्या कहेंगे? घेटो। जैसे होता है ना, जहाँ ग्वार कहला जाता कहते हैं ग्वार टोली, जहाँ दुसाध रहते क्या कहते हैं? दुसाध टोली है। जहाँ चमा रहता है कहते चमट टोली है। जहाँ साव तो कहते साव टोली है, बोलते हैं ना। तो इसी मध्यकाल में जहाँ भैया यहूदी लोग घर बना के रह रहा था, बस्ती बना के रह रहा था, उस जगह क्या कहते थे? घेटो। अभी वर्तमान समय की बात की जाए तो जहां अभी एक धर्म के लोग एक जगह जा रहा है, यानी विशेष धर्म के लोग एक जगह रह रहा है, विशेष उपजाति के लोग एक जगह रह रहा है, या कोई जाति के लोग एक जगह रह रहा है, वही जगह को हम क्या कहते हैं? घेटो कहते हैं। समझ गए? समझ गए सब कोई? समझे? चलो बाबा देखो, आइए, ऐसा गाने बजा कौन बजा दिया? आइए, शीत युद्ध से देखिए, कल भी जो युद्ध हुआ था शीते युद्ध हुआ था। कल भी जो सचिन और कल में युद्ध हुआ था, भी कौन युद्ध था? शीत युद्ध। तो अभी जानेंगे हम लोग शीत युद्ध के बारे में, देखिए मजा आएगा। ठीक है, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? कौन युद्ध के बारे में जानना है? शीत युद्ध। ठीक है, जैसे खाली हो ना गाली गलम, कोई फैटा फैटी नहीं, इसमें भी देखिएगा खाली गाली गलम होगा, कोई फैटा फैटी नहीं। तो अभी जानेंगे कौन सा युद्ध होगा? शीत युद्ध। ठीक है, इनमें भी विपदी होगा, देखना लड़ेगा झगड़ेगा नहीं, खाली विपदी करेगा। आइए, कौन सा युद्ध जानेंगे बउआ? शीत युद्ध के बारे में समझिए। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, पहले बताइए कि 2 गो विश्व युद्ध हुआ। अभी तक कितने विश्व युद्ध हुए हैं? 2 गो। अभी तक कितने विश्व युद्ध हुए? 2 गो। कब कब हुआ है बताइए? देखिए, प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918 तक। पहला विश्व युद्ध कब से कब तक चला? आपको कभी भी कोई बोले कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, कब तक चला, तो कब से शुरू हुआ? 1914 में शुरू हुआ है, कहां तक गया? 1918 तक। ये प्रथम विश्व युद्ध है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो पूछेगा प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ? अरे शुरू कब हुआ? खत्म कब हुआ? शुरू हुआ 14 में, 1918 में। पूछा कब से कब तक चला, तो 1914 से 1918। क्या साल हुआ बुआ? अरे 14, 15, 16, 17, 18, 4 साल हुआ, 5 साल। तो पहला विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ, चला कब तक? 1918। ना भुलाइएगा, बार बार हम पूछेंगे जब भी आएगा विश्व युद्ध की चर्चाएं होंगी, जब पूछेंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक? 1914 से 1918। अब ये तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, प्रथम विश्व युद्ध था। क्या है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध। दूसरा विश्व युद्ध पूछे तो अब तुरंत बदल गया। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945। ठीक है, अभी तक 2 गो विश्व युद्ध हुआ है। एगो हुआ 1914 से लेकर 1918 तक, पहला विश्व युद्ध। दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1939 से 1945। तो जुड़िए, क्या साल हुआ? 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45। ठीक है, याद रखिए, बस उतना। क्या साल चला उससे गोली मारिए भैया। पहला शुरू हुआ 1914 में, खत्म 1918 तक, यानी 1914 से 1918 तक पहला विश्व युद्ध। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945। तो बताइए प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 1918। दूसरा विश्व युद्ध कब? ना भुलाइएगा, पिपरा के भूत ना हो, ये उतारी ना तो हम झाड़िए दें। ठीक बा नू?
चलिए, तो अभी क्या जानेंगे? शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? कौन सा युद्ध? शीत। कल्लू खुश हो लेगी, क्या शीत युद्ध ऐसा है जो सर हमको कंपेरिजन कर रहे हैं मेरा लड़ाई वाला? वैसा ही है, यहाँ भी लड़ता नहीं है, खाली विपद गाली गलौज करके छोड़ देता है। आओ तो क्या जानेंगे? शीत युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, पश्चात मतलब होता है बाद में, पश्चात मतलब तो 1945 के बाद ना हो गया, क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध खत्म कब हुआ? 1945, यानी 1945 के बाद। तो ही बोला कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीपति राष्ट्र अमेरिका एवं साम्यपति राष्ट्र रूस, देखो दो टीम हो गया, ध्यान दीजिए। विश्व युद्ध हुआ तो दो गो टीम हुआ होगा ना, कुछ देश एक जगह होगा, कुछ देश एक जगह होगा, अलग अलग देश बट के लड़ा होगा, समझ रहा है बात को? तो इसी हुआ दूसरा विश्व युद्ध के बाद पूंजीपति राष्ट्र कहते थे अमेरिका को, क्या कहते हैं? पूंजीपति राष्ट्र अमेरिका। एक टीम ये हो गया पहला, साम्यवादी राष्ट्र रूस, और दूसरा टीम हो गया रूस। पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद पूंजीपति राष्ट्र अमेरिका और दूसरा हो गया साम्यवादी राष्ट्र रूस के बीच प्रत्यक्ष रूप से युद्ध न होकर वाक युद्ध, वाक युद्ध मतलब बोला बोली, वाक युद्ध मतलब बोला बोली, गड़ियावा गड़िया दी, तू माई लगा के गड़िया दिया तो दाद लगा के गड़िया दी, इसका लड़ा ना हो, वही था शीत युद्ध। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो पूंजीपति राष्ट्र एक साइड हो गया अमेरिका और साम्यवादी राष्ट्र हो गया साइड रूस, और दोनों डायरेक्ट लड़े नहीं, गोली बंदूक से लड़े नहीं। कैसे लड़े? विपद दिए कहे तोरी माई के तो तेरे तोरी दादी की, समझे कि नहीं? यानी दोनों आपस में ना गोली ना बंदूक नहीं लड़े, आपस में बात विवाद करे, यानी वही बोला, देखिए वाक द्वंद, यानी बात विचार, खाली ओकरा कुछ बोले तो वो कुछ बोला, उसको कुछ बोले तो वो कुछ, के द्वारा एक दूसरे को क्या कर रहा था? नीचे दिखाने का। कल जैसे करे छेड़ दिया गड़िया के, कहला छेड़ा गड़िया के नीचे दिखावेला ना हो, कोशिश करते रहे। प्रत्यक्ष युद्ध को कभी भी हो सकता था। अब समझिए, हम लोग जान रहे हैं शीत युद्ध, क्या जान रहे हैं? शीत युद्ध। तो दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, कौन सा युद्ध खत्म हुआ? दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो एक साइड था पूंजीपति राष्ट्र अमेरिका और एक था साम्यवादी राष्ट्र रूस। दोनों प्रत्यक्ष रूप से मतलब दोनों गोली बंदूक सैनिक में आपस में नहीं लड़के, दोनों वाक द्वंद कर रहे थे। वाक द्वंद मतलब तुमको कुछ बोला बोली बोले, उसको कुछ बोल के नीचे दिखाए, वो हमको कुछ नीचे दिखाया, तो इसी प्रत्येक चीज को क्या कहते थे? शीत युद्ध। यानी दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, एक साइड था पूंजीपति राष्ट्र अमेरिका, एक साइड था साम्यवादी राष्ट्र रूस। दोनों में प्रत्यक्ष रूप से युद्ध नहीं हुआ। प्रत्यक्ष रूप से युद्ध नहीं मतलब दोनों गोली बंदूक सैनिक से लड़के नहीं, बल्कि वाक द्वंद करते थे। वाक द्वंद मतलब बोला बोली, अमेरिका बोला रूस को कुछ तो रूस बोला अमेरिका को कुछ, और दोनों एक दूसरे क्या करता था? नीचे दिखाने का कोशिश करता था। और कभी भी युद्ध हो सकता था, कभी भी युद्ध हो सकता था। इसी को हम क्या कहते हैं? शीत युद्ध। पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद भैया पूंजीवादी राष्ट्र अमेरिका और साम्यवादी राष्ट्र रूस दोनों परस्पर युद्ध न करके वाक द्वंद कर रहे थे। क्या कर रहे थे? वाक द्वंद। वाक द्वंद मतलब एक दूसरे को बोला बोली करके, अब बोला बोली करके क्या कर रहे थे? नीचे दिखाने का कोशिश कर रहे थे। अब कभी भी युद्ध हो सकता था, कभी भी एक दूसरे में युद्ध हो सकता था। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? शीत युद्ध के नाम से। समझे कि नहीं? कल भी वही हुआ, ये लोग दोनों लड़ा नहीं, वो माई के ओकरा गड़िया में, तो दादी के ओकरा गड़िया में। वो का ऐसा ऐसा गाली दिया है कि बोल नहीं सकते, ऐसा ऐसा भटियारा गाड़ी दे रहा था कि बोल नहीं सकते। ये तो चुप था, लेकिन वो विपद पूरा दम लसाड़ दिया इधर। ठीक है, इलाज हो जाएगा उसका, तो इलाज हो ही जाएगा। जो गड़िया आया होगा तो इलाज होना निश्चित। हाँ, शीत युद्ध में किसी को दिक्कत है? शीत युद्ध में दिक्कत है? चलो सचिन बताओ शीत युद्ध। देखो ये शीत युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। सुनो,
दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो वही लिखेंगे दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद पूंजीपति राष्ट्र अमेरिका और साम्यवादी राष्ट्र रूस एक दूसरे में प्रत्यक्ष युद्ध ना करके, जिसको कल कहा कि हाथापाई ना करके बोला बोली कर रहा था। अब बोला बोली करके एक दूसरे को नीचे दिखा रहा था। नीचे दिखाने मतलब शर्म करना, शर्मिंदगी करना, उसको कैसे नीचे दिखाने की कोशिश। दोनों देश एक दूसरे को क्या दिखाने की कोशिश कर रहा था? नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा था। ऐसा नीचे दिखा तो लग रहा था कि कखनियों एक दूसरे में भीरा भीरी हो जाएगा, हाथापाई हो जाएगा। हाथापाई मतलब कखनियों आपस में लड़ाई हो सकता था। इसी को क्या कहते हैं? शीत, यानी अपना भाषा में बोला जाए तो दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो एक साइड था पूंजीपति राष्ट्र में, पूंजीपति राष्ट्र में था अमेरिका और साम्यवादी राष्ट्र में था रूस। दोनों एक दूसरे को हाथापाई ना करके, यानी डायरेक्ट लड़के गोली बंदूक का सैनिक से ना लड़के बोला बोली, यानी बात द्वंद्व इसे कहते हैं, यानी बोला बोली करके एक दूसरे को क्या कर रहा था? नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा था, शर्मिंदगी करवाने का कि नीचे दिखे। वो सोच रहा रूस, अमेरिका सोच रहा था कि रूस नीचे दिखाए, शर्म करे, रूस चाह रहा था अमेरिका शर्म करे। ठीक है, ऐसी दोनों बोल बोल के कर रहा था, एक दूसरे को नीचे दिखाने का कोशिश कर रहा था। ऐसा कंडीशन था कि कभी एक दूसरे में आपस में लड़ सकते थे, यानी कभी भी हाथापाई हो सकता था। इसी को क्या कहते हैं? शीत युद्ध। अब समझे कि नहीं? न तो हमारा में चढ़ तो पिपरा के भूत, याद रखिए। चले आइए अब शीत युद्ध के बाद कौन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रांस की जुलाई क्रांति 1830 की, देखिए फ्रांस की जुलाई 1830 की क्रांति का फ्रांस की शासन व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए फ्रांस में एक युद्ध हुआ, कब हुआ? जुलाई 1830। कहाँ युद्ध हुआ? फ्रांस। फ्रांस की राजधानी, सबको होमवर्क है कल बताना फ्रांस की राजधानी क्या है। तो बहुआ क्वेश्चन है, सुनो सुनो, कि फ्रांस की जुलाई 1830 की क्रांति के का फ्रांस की शासन व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? यानी फ्रांस में 1830 में एक युद्ध होगा, ठीक है। तो युद्ध होने के बाद फ्रांस का जो शासन व्यवस्था में जो शासन चल रहा, जैसे अभी बिहार में मुख्यमंत्री शासन कर रहे हैं ना, तो मान लो आपस में युद्ध हुआ या बिहार में आपस में लोग लड़ने लगे, तो शासन पर कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ेगा ही, असर पड़ेगा ना सरकार पर जी, शासन पर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। तो इसी फ्रांस में जुलाई 1830 में युद्ध हुआ, तो फ्रांस की शासन व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? प्रभाव मतलब असर, प्रभाव मतलब असर। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? कि फ्रांस में 1830 में एक युद्ध हुआ, ठीक हुआ, क्रांति हुआ, वो क्रांति के कारण जो फ्रांस का जो शासन था उस पर क्या प्रभाव पड़ा? क्वेश्चन समझ में आया कि 1830 में फ्रांस में एक क्रांति हुई और वो क्रांति के कारण भैया फ्रांस का जो शासन व्यवस्था था उस पर क्या प्रभाव मतलब असर क्या पड़ा? अच्छा असर पड़ा कि खराब असर? कुछ ना कुछ असर पड़ेगा ना जी। तो क्या असर पड़ा वही जानेंगे, ठीक है। क्या असर पड़ा वही जानेंगे। आइए, चार्ल्स 10वां क्या है? चार्ल्स, जैसे पहले बाल बच्चा होता था ना, तो जैसे मेरा नाम पंकज है, हमारा नाम पंकज है, तो हमारा बाल बच्चा हुआ तो पंकज 1, दूसरा हुआ तो पंकज 2, तीसरा हुआ तो पंकज 3। मतलब जैसे जैसे मिसाइल लॉन्च करते गए वैसे वैसे नाम अलग अलग बनते गए, समझ रहा है कर लूँ। तो इसी था लिखना, साहिल का नाम 1 रहना चाहिए, तुमको 2, 3, 4, 5 लेकिन गड़बड़ा गए तुम्हारा पिताजी, समझा कि नहीं। तो इसी था चार्ल्स 10वां, ये एक्स को 10 बोलते, रोमन नंबर जानते हैं ना। तो चार्ल्स 10वां के प्रतिक्रियावादी शासन का अंत हो गया। प्रतिक्रियावादी में किसको कहते हैं? शासन। प्रतिक्रियावादी शासन में जैसे हम राजा हैं, कन्हू को जनता कुछ बोला कुछ दी, सरकार के खिलाफ कुछ किया, कहीं मोर्चा वोर्चा निकाला, कहीं आंदोलन किया, धर के कुछ दी, समझा। तो उसको प्रतिक्रियावादी नेता कहते हैं। तनको बोल दिया रे कलुआ, तुम लड़ने लगे, तो प्रतिक्रियावादी हो गया लड़का। मिनी पटाखा कौन बोल रहा है जी? कहता कोई मत कर।
क्वेश्चन समझ गया है ना? क्वेश्चन था कि फ्रांस में 1830 का क्रांति हुआ तो फ्रांस के शासन व्यवस्था पर क्या असर पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा? तो उत्तर जानते हैं। चार्ल्स 10वां के प्रतिक्रियावादी शासन का अंत हो गया। यानी भैया चार्ल्स 10वां पहले शासन फ्रांस में कर रहे थे, लेकिन अब इसकी कहानी खत्म। यानी चार्ल्स 10वां के प्रतिक्रियावादी शासन का क्या हो गया? अंत, मतलब खत्म। टाटा बाय बाय। यानी चार्ल्स 10वां का प्रतिक्रियावादी का शासन का क्या हो गया? अंत। यानी इसकी राजा की कहानी खत्म। युद्ध के बाद इसकी राजा की कहानी खत्म। बुर्बो वंश के स्थान पर क्या है? एलेक्स अर्लियंस, यंस ना है, अर्लियंस वंश को सत्ता सौंपी गई। समझिए बात। चार्ल्स 10वां प्रतिक्रियावादी शासन था, इसका अंत हो गया। बुर्बो वंश के स्थान पर एलेक्सियंस वंश को सत्ता सौंपी गई। यानी पहले बुर्बो वंश, पहले शासन चलता था, जैसे यदुवंशी आप लोग बोलते हैं ना, तो कृष्ण भगवान शासन करते, यदुवंशी वंश का शासन चल रहा है। पांडव का रहा तो पांडव वंश, तो उससे पहले वंश का शासन चलता था। बुर्बो वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, ऐसे करके शासन चलता था। तो जो चार्ल्स 10वां था कौन वंश से था? बुर्बो वंश से था। समझे कि नहीं? तो जो चार्ल्स 10वां था प्रतिक्रियावादी था, इसका शासन का क्या हो गया? अंत। यानी इसका अंत हुआ तो बुर्बो वंश का भी कहानी खत्म ना। तो ही बोला कि चार्ल्स 10वां के प्रतिक्रियावादी शासन का अंत हो गया। अब बुर्बो वंश के स्थान पर कौन सा वंश शासन में आ गया? अर्लियंस। कौन सा वंश है? अर्लियंस वंश का सत्ता सौंपी गई। यानी बुर्बो वंश के सत्ता हटा, आप कौन वंश के शासन में आ गया? अर्लियंस वंश को सत्ता सौंप दिया गया। चार्ल्स 10वां का प्रतिक्रियावादी शासन का अंत हुआ, बुर्बो वंश की भी समाप्ति हो गई। अब उसके जगह पर कौन आ गया? अर्लियंस वंश को सत्ता को क्या कर दिया गया? सौंप दिया। बोला कि भैया अब राज्य कौन चलाएगा? आप चलाइएगा। इस वंश के शासन ने उदारवादियों तथा पत्रकारों के समर्थन में सत्ता हासिल किया। कौन इसको मदद किया? अर्लियंस वंश को राजा बनाने में कौन सा मदद किया? उदारवादी और पत्रकार, मीडिया वाले लोग, उसी दोनों मदद किया और सत्ता हासिल कर लिया। कौन वंश? अर्लियंस वंश। अतः उसने इन्हें तरजीह दिया। तरजीह दिया मतलब इज्जत दिया, उनको वैल्यू दिया। किनको किनको? उदारवादी और पत्रकार। कौन सा वंश? अर्लियंस वंश। अब समझिए लिखना क्या है, समझे तो ठीक है, फिर समझाने को क्वेश्चन था कि 1830 की जग जाओ 1830 का जो क्रांति फ्रांस में हुआ तो फ्रांस के शासन पर क्या प्रभाव पड़ा? प्रभाव मतलब क्या असर? तो बोले कि 1830 की क्रांति हुई, उसके बाद फ्रांस का शासन व्यवस्था में क्या हुआ? जो चार्ल्स 10वां था वो प्रतिक्रियावादी नेता था, उसका शासन क्या हो गया? खत्म हो गया। पहले बुर्बो वंश का शासन था, उसके जगह अर्लियंस वंश को सत्ता को क्या कर दिया गया? सौंप दिया गया। अर्लियंस वंश ने उदारवादी और पत्रकार की मदद से सत्ता क्या कर लिया? बना लिया, सत्ता हासिल कर लिया और वहां पे राज करने लगा। समझे कि नहीं? अरे समझे, फिर से समझे। क्वेश्चन था कि फ्रांस में 1830 का जो क्रांति हुआ उसमें फ्रांस का शासन व्यवस्था पर क्या असर पड़ा? तो बोले कि 1830 का जो क्रांति हुआ उससे फ्रांस के शासन में यह असर पड़ा कि जो चार्ल्स 10वां था, चार्ल्स 10वां के जो प्रतिक्रियावादी शासन था उसकी समाप्ति हो गई। चार्ल्स 10वां के प्रतिक्रियावादी शासन की समाप्ति हो गई। पहले बुर्बो वंश का शासन था, अब बुर्बो वंश के जगह पर अर्लियंस वंश को सत्ता सौंपी गई। अर्लियंस वंश ने उदारवादी और पत्रकारों की मदद से सत्ता हासिल किया और फ्रांस में शासन करना शुरू किया। समझे कि नहीं समझे? अरे समझे कि नहीं समझे? समझ गए?